हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आईएफपीएच के इस प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी से विनती करूंगा कि हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें। थैंक यू। जैसा हम सभी जानते हैं, ये आईएफपीएच का हिंदी सेशन है। इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी का हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए रहेगा। आईएफपीएच एक कोशिश है जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि होम्योपैथी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच सके और प्रोपोगेट हो सके। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट डिफरेंट लेक्चरर्स जो होम्योपैथी के बारे में जानकारी रखते हैं, वो अपने ज्ञान को हमारे बीच में साझा करने हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। इसी कोशिश के तहत सॉरी इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ डॉक्टर रुद्राक्षी डे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रुद्राक्षी डे बीएचएमएस एमडी हैं। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्वामी नारायण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात से। और आज हमारे बीच जुड़ी हुई हैं अपना ज्ञान साझा करने के लिए। सो डॉक्टर रुद्राक्षी मैम, आपको को होस्ट बना दिया गया है। प्लीज अपना स्लाइड अपलोड करें और अपना ज्ञान साझा करें। थैंक यू। धन्यवाद मनीष सर, आपको बहुत बहुत आभार। दिख रहा है? हाँ, विजिबल है। पहले मैं अपनी हिंदी के लिए माफी मांग लेती हूँ अगर मैं अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाई तो, क्योंकि एवरी हिंदी सेशन हर हर हिंदी सेशन में मेरा ये प्रॉब्लम होता है और मनीष मुझे सपोर्ट करता रहता है। लेकिन हाँ, मैंने इम्प्रूव किया हुआ है बहुत पहले से। प्रोफाइलेटिक अप्रोच इन ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी द तो इसका हिंदी में होगा कि होम्योपैथी में रोग बचाव चिकित्सा का प्रावधान। फर्स्ट हम हमें जानना है कि व्हाट यू मीन बाय। फर्स्ट हमें जानना है कि हम प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है कि एक जो डिजीज हो रहा है उस डिजीज को कैसे हम उसको रोक सकेंगे। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, या बहुत इतने सालों से हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन अगर देखा जाए, या हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में बहुत बार बहुत सारे डिजीज आए हुए हैं। दोस्त मतलब वैसे डिजीज जो महामारी जैसे छाए गए थे, लाइक इफेक्टिंग द होल कम्युनिटी एंड ऑल, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन तब हमने देखा है कि कोई कोई डिजीज ने उसको मतलब कोई कोई मेडिसिन है जो पूरा ही, जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है। कोविड के टाइम पे हमारे सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने और बहुत ऐसे होम्योपैथ की कंट्रीब्यूशन के वजह से बहुत होम्योपैथिक प्रिवेंशन दिया गया था बहुत कम्युनिटी में। तो उसके वजह से डिजीज को रोकाना तो डायरेक्टली बोल नहीं सकती मैं। तो इम्यूनिटी जो था, हमारा इम्यूनिटी इंप्रूव हुआ है। जैसे यहाँ पे बोला गया है टेंडिंग विथ टू प्रिवेंट, यानी कि प्रोफाइलेक्टिक मतलब गार्डनिंग फ्रॉम प्रिवेंटिंग द स्प्रेड और ऑकरेंस ऑफ द डिजीज और इन्फेक्शन एंड टेंडिंग टू प्रिवेंट। नेक्स्ट है ये प्रोफाइलेक्सिस शुरू कहाँ से हुआ था। सैमुअल हैनीमैन का क्या रोल था ये प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में। पहले है 1799 में, 3 साल आफ्टर द बर्थ ऑफ हैनीमैन, हैनीमैन अचीव्ड यूरोप his exceptional effective scarlatina epidemic that was sweeping Germany। मतलब उस समय में स्कारलेटिना जर्मनी में छाए हुए था। तो तब के टाइम पे हैनीमैन ने ये प्रोफाइलेक्सिस वाला ट्रीटमेंट के लिए आइडिया चुने गए, मतलब ही सिलेक्टेड द आइडिया। हैनीमैन ने ये आइडिया सिलेक्ट किया था कि प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। 3 years आफ्टर द बर्थ ऑफ होम्योपैथी। अब बर्थ ऑफ होम्योपैथी कब हुआ था? 1796। अब 96 के 3 साल बाद जब जर्मनी में स्कारलेटिना इफेक्ट हुआ था, तब हैनीमैन ने अचीव किया था एक प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट का पहला पड़ाव। द नेक्स्ट इज हैनीमैन पब्लिश्ड
द पेम्फलेट, हनीमैन ने एक पेम्फलेट पब्लिश किया था जिसका नाम है क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर इन 1801, एंड एट दैट टाइम उन्होंने प्रमोट किया था बेलेडोना को एज एन स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस एंड रेमेडी फॉर स्कारलेटिना, एंड accompanying each pamphlet sold and was vial of belladonna prepared according to his technique and at that time. तो वहां पे स्कारलेटिना के लिए तब प्रोफाइलेक्सिस दिया था बेलेडोना. Next, with increased experience observing and treating the epidemic's illness, Hahnemann recognized unique nature of occurrence of epidemic. Aconite proof for Aconite भी दिया था स्कारलेटिना के लिए एपिडेमिक जो जर्मनी में 1800 और 1808 में छाया हुआ था. The next is अब बोनिंग हुसैन का क्या कंट्रीब्यूशन है. बोनिंग हुसैन कौन है? बोनिंग हुसैन हमारे होम्योपैथी के एक स्टॉलवर्ड है. जो कंट्रीब्यूशन क्या है उनका. बोनी हुसैन वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू पॉइंट आउट द डेंजर ऑफ ऑर्थोडॉक्स इम्यूनाइजेशन. मतलब उन्होंने पहले थे जो ऑर्थोडॉक्स इम्यूनाइजेशन जो चलता है उसका पहला डेंजर, वन ऑफ द फर्स्ट टू पॉइंट आउट द डेंजर कि ये दिस इज रॉन्ग या फिर दिस ट्रीटमेंट नीड टू बी स्टॉप. The next is the Baron's first experience was his successful use of thuja in genus epidemicus of smallpox. Smallpox and prevention में thuja देना. Baron's first experience was his successful use of thuja as in genus epidemicus, remedy for prevention and treatment of smallpox के लिए. After his experiment with thuja, उन्होंने क्या किया. बैरन वेंट ऑन टेस्ट हेरिंग्स आइडिया ऑफ ए नोसोड एंड मेड फ्रॉम स्मॉलपॉक्स वायरस, एंड द नोसोड इज वेरियोलिनम, जो हम अभी भी यूज करते हैं पॉक्स के लिए, पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए वेरियोलिनम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ही फाउंड दैट ए नोसोड मेड ऑफ स्मॉलपॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द डिजीज. This led Baron to say Verulinum 200 is far superior in crude vaccination and absolutely safe. देखिए इसका कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है. पहले बैरन्स फर्स्ट एक्सपीरियंस में क्या किया था. थूजा दिया था जेनस एपिडेमिकस के लिए एंड रेडी फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉलपॉक्स के लिए. आफ्टर हिज ट्रीटमेंट विथ थूजा, बैरन वेंट ऑन टेस्ट हेरिंग्स आइडिया ऑफ ए नोसोड. अब बैरन हेरिंग्स आइडिया नोसोड के लिए चला गया, मेड फ्रॉम स्मॉलपॉक्स वायरस. दिस नोसोड वाज कॉल्ड वेरियोलिनम. अब वेरियोलिनम है नोसोड का कि एक नोसोड बैरन ने बनाया था और उसका नाम दिया वेरियोलिनम. अब देखा जाता है कि वेरियोलिनम 200 इज फार फॉर सुपीरियर एंड क्रूड वैक्सीनेशन इन एन एब्सोल्यूट सेफली. नेक्स्ट है केंट का होम्योपैथिक प्रोफाइलेक्सिस. केंट ने क्या बोला. He says the gate prophylaxis in homeopathy remedy after working in an epidemic for a few weeks, you will find perhaps that half a dozen remedies are daily indicated, and one in these remedies in a larger number of cases than any other. This one remedy seems to be best suited to the general nature of sickness. Now you will find that for prophylaxis, there is required a less degree of stimulant than necessary for curing. अब यहाँ पे बोल रहे हैं केंट कि prophylaxis is required in an simulated and then necessary for curing. The remedy will have to be so similar to prevent disease as to cure it. This remedy is daily use and will enable you to prevent a large number of people from becoming sick, and we must look homeopathy for protection as well as for our cure. अब केंट ने प्रोफाइलेक्सिस बोला है कि केंट प्रोफाइलेक्सिस एक ऐसा टाइप का ट्रीटमेंट है जो प्रिवेंट करेगा कम्युनिटी को टू फाइट ए डिजीज एंड टू प्रिवेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत मतलब जनसंख्या में पीपल को हेल्प करेगा टू फ्रॉम बिकमिंग सिक, बीमार होने से. अब मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोफाइलेक्सिस कैसे हो सकता है. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक हो सकता है, उसको देख के भी हम प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं. दूसरा है आइडियम सिमिलर और एनी नोसोड यूज कर. एंड तीसरा है जेनस एपिडेमिकस. जेनस एपिडेमिकस किसको बोलते हैं.
जनरस हेपेटिका मीन्स इज बहुत सारे ऑर्गन में दिया गया है एपिडेमिक डिजीज के लिए जो स्पेसिफिक रेमेडी बोला जाता है उसको बोलते हैं जनरस एपिडेमिकस। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसको बोलेंगे? This is selected from the characteristics mental and general and particular symptoms with a focus on that which strange, uncommon and peculiar to the individuals and sufferer. Aphorism 82 or 104 में है। That strengthens the vital force in a holographic manner by removing the predisposition and increasing vitality and raising the general immunity to stress and the disease। हम लोग जब यहाँ पे जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में क्या होता है? जनरली टोटल वेलबींग ऑफ द पर्सन, लाइक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ दैट पेशेंट इज बीइंग इंक्रीज्ड, वाइटल फोर्स टोटली रिस्टोर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो ये होता है लाइक टेम्परामेंट, डायथेसिस सब मिला के वो जो पर्सन का इंडिविजुअल वेलबींग है उसका वेलबींग का डेवलपमेंट होगा, उस वेलबींग को वो ठीक करेगा। तो उसको भी हम एक प्रोफाइलेक्सिस में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन कंबाइंड विद गुड हाइजेनिक न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट program and constitutional treatment form the first line of defense against all the form of infections and the disease। ये है infection and the disease के लिए। Next, item similar। Herring was the first to use this method, and this method an nosode of threatening miasm and is given preventive to specific disease। Specific disease। The specific causation of an offending miasm must be known and then proper stock should be available। Next is homeopathic nosodes have a wider band of action than orthodox immunization। होम्योपैथी नोसोड्स का क्या है? वाइडर बैंड ऑफ एक्शन देन ऑर्थोडॉक्स इम्यूनाइजेशन। The next is nosodes of the common miasms are available from reputed pharmacies। An example of such prophylaxis remedy is pertussis। pertussin कहाँ से बनता है मनीष? वूपिंग कफ के उससे नोसोड से, मतलब वूपिंग कफ का हाँ नोसोड है पर्टुसिस का। हाँ, तो पर्टुसिन कौन सा? whooping cough के मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस से पर्टुसिन बनता है ना। हाँ, उसके तो डिस्चार्ज से बनेगा, स्प्यूटम से। हाँ, तो नोसोड्स मेड फ्रॉम whooping cough वायरस यहाँ पे लिखा ही गया है, whooping cough लिखा हुआ है। It may be necessary to make a nosodes of the preventing strain of measles। preventing strain of measles मतलब यहाँ पे दे बोला है कि नोसोड्स को भी हम प्रोफाइलेक्सिस में हेल्प कर सकते हैं, नोसोड को भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड प्रोफाइलेक्सिस। अच्छा, अब नोसोड अगर बात करते हैं तो नोसोड से आता है वैक्सीनेशन। आइसोपैथी, आइसोपैथी क्या है? आइसोपैथी इज using same contagious agent to cure the same disease, that is आइसोपैथी। अब आइसोपैथी में सिमिलिमम टू सिमिलिमम आइसोपैथी का नेचर्स लॉ ये है। जैसे होम्योपैथी का क्या है? सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर। एलोपैथी का एंटीपैथी का है कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर। ऐसे ही आइसोपैथी का है सिमिलिमम टू सिमिलिमम। अब आइसोपैथी को एक्चुअली आइसोपैथी पहले था। वैक्सीनेशन को अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन इज एन आइसोपैथिक मेथड। वैक्सीनेशन इज यूजिंग द कंटेजियस एजेंट, using the virus of the same contagious agent and giving them to an healthy human being to increase his and her immunity, that is vaccination। तो यहाँ पे है a vaccine like medicine any could be serious and reactions but the risk of vaccine causing serious harms or extremely small। The true incidence of vaccine, it has been noticed by homeopaths that vaccination may lead to changes of personality sleep pattern
and eating patterns, bowels and patterns, and other alterations of natural cycle. Each vaccine has acute symptoms, latent symptoms, and chronic symptoms. अब इसका ये समझ आता है वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन प्रोफाइलेक्सिस है और होम्योप्रोफाइलेक्सिस है। अब होम्योपैथी में क्या बोला जा रहा है कि द ट्रू इंसिडेंस ऑफ वैक्सीन ऑफ इंजुरी इज 50 to 70 टाइम्स हायर देन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी कोविशील्ड का, बहुत जगह पे छाया हुआ है, वैक्सीनेशन एंड ऑल। तो उसको अगर हम डिफरेंटली देखा जाए, बीइंग एन मॉडर्न मेडिसिन या फिर बीइंग एन साइंस पीपल, हम लोग को बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हम खा लेते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। 0.1% अगर किसी का रेट है, दैट डजंट मीन दैट कोविशील्ड विल गो ऑन एंड मेक द थ्रोम्बोसिस। वैसे ही जैसे बीसीजी वैक्सीन का बहुत साइड इफेक्ट, डीपीटी का साइड इफेक्ट है, और एक है रेबीज वैक्सीन। ये मैंने खुद देखा हुआ है कि लाइक many peoples nowadays are becoming pet lover, though I am too an pet lover. Like I not only I am a pet lover, I can say that I am an animal lover kind of person. So any kind of animal is like is an adorable to me. The thing is कि अगर मेरे घर पे पेट है, मान लीजिए डॉग, तो every time it will scratch and I will be having a vaccine. तो कुछ समय बाद देखा जाता है कि जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसी आता है, दे आर मोर साइकोटिक पीपल। बार बार वैक्सीनेशन के बाद एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। लाइक कैसे डिसऑर्डर्स होंगे? आई वॉज हैविंग ए पेशेंट, ही वॉज हैविंग आधी रात में उठ के बैठ जाना, फिर आंख मतलब डार्क सर्कल्स, फिर जैसे अचानक से डर लग जाना, और अचानक से जैसे जो फीमेल, शी इज सो बोल्ड, सो करेजियस, एंड समटाइम्स शी इज सेइंग लाइक मेरे को कार में मैं कैसे जा सकती हूँ 20 मिनट्स ट्रेवल करके, अगर कार का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे डर लग रहा है। तो दीज ये इफेक्ट कहाँ से हुआ है? ये इफेक्ट हुआ है जब केस टेकिंग लिया, देखा है कि उसका वैक्सीनेशन का जो रेबीज वैक्सीन का कोर्स था, दैट हैज बीन टू लॉन्ग, लाइक 20 टाइम्स रेबीज वैक्सीन ले चुकी है। तो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन क्या होगा? We know the drugs, and those drugs having these types of symptoms, so these will also cause कि साइकोसिस, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो वैक्सीनेशन जो है is an isopathic method, but homeoprophylaxis is using homeopathic medicine to prevent the disease or to prevent the individuals by maintaining his total well-being of the patient and increasing the immunity of the patient. यही तो बोला गया है। नेक्स्ट इज वैक्सीन एंड होम्योप्रोफाइलेक्सिस। अब इसका डिफरेंस है। वैक्सीन क्या है? कंटेन्स मटेरियल्स which means it hasn't live attenuated killed virus or bacteria or crude dose, ये हम सबको पता है। होम्योप्रोफाइलेक्सिस में क्या है? contains energetic dose, which means substance potentized diluted to reduce the material dose but retains the memory of the disease or the disease agent. Next is contains adjuvant stimulate the immunity response and also other addictive which may include DNA RNA vaccines. ये सब हम जानते हैं, वैक्सीन में DNA RNA म्यूटेशन होके नया प्रोडक्ट बनता है। Nosodes produced from pure viral and bacterial culture or human discharge response to the germs. Next is vaccine contain preservatives such as thermosol, formaldehyde, aluminum. Homeopathy medicine doesn't contain any preservatives. The germ and the other ingredients are injected directly into the body and thereby passing peripheral immunity system. और होम्योपैथी में क्या होता है?
Homeoprophylaxis administered orally, sugar pellets, so the intestine where 80% of the immunity resides can recognize the disease material and start working on it and building the immunity. हम मीठे गोली देते हैं, मीठे गोली दे के इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं. शुगर पैलेट्स वही तो बोल रहे हैं कि सो इंटेस्टाइन जहां पे 80% ऑफ द इम्यूनिटी रिसेट करता है वहां से स्टार्ट हो रहा है पर्सनल वेलबींग ऑफ द पेशेंट. कि डिजीज स्फीयर ऑफ एक्शन जो ड्रग का होता है वहां से शुरू होता है. द नेक्स्ट इज सिंगल डिजीज एट अ टाइम. मल्टीपल डिजीज के भी एक साथ हमने वैक्सीन दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस सब मिला के एक बीसीजी वैक्सीन सब. नेक्स्ट इज an expectation of antibody production immune system and that are too immature produces antibodies. From birth, our general immune system functions are active and therefore responsive to general stimulations. Next is अब हैनीमैन एंड वैक्सीन. हैनीमैन ने क्या बोला है वैक्सीन के बारे में? हैनीमैन ने ऑर्गन में हमने देखा है कि हैनीमैन ने जेनर को सपोर्ट किया था ना, जेनर वैक्सीनेशंस को. तो he supported and praised Jenner's work on vaccination in the organ. He wrote that smallpox had not spread with such widespread virulence, and since the use of Jenner's vaccinations with these divided view, it is difficult to report Hahnemann's informed an opinion of vaccination, as this practice was still be very immature and during his lifetime. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैनीमैन ने जेनर को एक जगह पे प्रेस किया था कि स्मॉल पॉक्स, उन्होंने हैनीमैन ने लिखा था ऑर्गन में कि स्मॉल पॉक्स फिर वापस स्प्रेड नहीं हुआ वैक्सीनेशन के वजह से. तो तब बोला है कि उसने उस वैक्सीनेशन से कम्युनिटी को फायदा हुआ. नेक्स्ट इज he lacked sufficient experience to be able to formulate the judgment either or against. However, Hahnemann did hold stringent views on importance of healthy diet, applying minimum intervention so as to possible speculate would not have been keen advocate of vaccination. Hahnemann ने इसका भी प्रेस किया है कि सिर्फ वैक्सीनेशन से ही नहीं, उसके साथ में प्रॉपर डाइट, अप्लाइंग मिनिमम इंटरवेंशनली, उन सब से फायदा होगा. नेक्स्ट इज अब इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योप्रोफाइलिक्सिस. होम्योप्रोफाइलिक्सिस अब उसके बारे में किसने क्या बोला? A proven alternative of vaccination in Jenner Golden. The largest trial of short term was against the outbreak of meningococcal disease in Brazil. Researcher gave 65,826 children in homeopathy remedy meningococcus coccinum and another 23,539 were not protected. The effectiveness of homeoprophylaxis after 6 months was 95%. And after 12 months follow-up was 97%. आप देख रहे हैं होम्योप्रोफाइलिक्सिस के मेनिंगोकॉक नाम का इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट, हाँ इस याद आया कोविड के टाइम पे भी एक न्यूज़पेपर में छपा था कि गुजरात में एक गांव में दिया गया था आर्सेनिक एल्बम. उस गांव का जो रेट था कोविड रेट वो बहुत कम था. लाइक ऐसे ही 90 या 95% रेट था वहां की इम्यूनिटी में. तो वहां पे लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, बाकी के आसपास के गांव के लोगों की इफेक्ट हो रहे थे. सो दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योप्रोफाइलिक्सिस. नेक्स्ट इज जिनस एपिडेमिकस. जिनस एपिडेमिकस क्या है? which provides protection of epidemic diseases. In these methods, the homeopath takes a group picture of several cases of the acute miasm in questions and tries to find most appropriate remedy, जिसको हम specific remedy भी बोलते हैं. This method is useful when the clear and present danger and domestic or social health condition. It must be combined with avoidance overcrowd, unhygienic places and contaminated foods
and water, as well as most careful personal hygiene and diet. जेनस एपिडेमिकस क्या है? जेनस एपिडेमिकस है कि एपिडेमिक डिजीज के लिए, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपिडेमिक डिजीज? एपिडेमिक डिजीज है दोज डिजीज जो एक ही कॉज से, सेम कॉज से सेम ग्रुप ऑफ पीपल इफेक्ट, मतलब सेम पीपल ग्रुप ऑफ पीपल को इफेक्ट कर रहे हैं विथ सेम सिम्टम्स. The symptoms should be same, the cause should be same, and the group where it is affecting वो भी सेम होना चाहिए, वरना वो जेनस एपिडेमिकस का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर. फिर हम इंडिविजुअलाइजेशन सोचेंगे. अब कोई बोलता है कि होम्योपैथी इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलाइजेशन, आप जेनस एपिडेमिकस कैसे दे सकते हो? लेकिन हैनीमैन ने बोला है कि अगर एक ही डिजीज है, एक ही सिम्टम दे रहे हैं, एक ही कॉज से हैं, और बार बार केस टेकिंग को बचाने के लिए हम जेनस एपिडेमिकस यूज कर सकते हैं. जेनस एपिडेमिकस एक ही ड्रग होगा जो वही सिम्टम्स फॉलो होगा, वही कॉज होगा और वही उसका मेन सोर्स होगा, तभी हम जेनस एपिडेमिकस दे सकते हैं. अब कैरल डनहम ने क्या बोला? कैरल डनहम ने बोला है the selection of prophylactic remedy must to some extent and be governed by nature of epidemics, and therefore the best preventive cannot always be determined until the epidemics has appeared and its peculiar nature has been ascertained. अब कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट स्टेप है the first few cases of the physician has a very faint idea of the disease, for he sees only a bit and get only a portion of its symptoms. But epidemic spreads and many patients are niceted, and many individuals have perhaps been closely observed. We get a better picture. Symptom records of each of the patient is preserved until many case records have been formed. Now, the physician will write down all the symptoms that have presented each case in a schematic form. अब फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्टिंग ऑफ द सिम्टम्स. ये हम सबको पता है कैसे केस टेकिंग करेंगे. रिकॉर्ड ऑफ सिम्टम्स लेना है, फिर उसको प्रिजर्व करके देखना है, फिर फिजिशियन को बैठ के उसको केस के स्कीमेटिक फॉर्म में उसको केस टेकिंग करना है. सेकेंड इज फाइंडिंग आउट द जनरल रेमेडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एपिडेमिक्स. अब इस एपिडेमिक के क्या जनरल रेमेडी हो सकते? एक्चुअली आर्सेनिक एल्बम जब आया था ना कोविड के टाइम पे, मतलब एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न, तो बहुत सारे फिजिशियंस या हमारे सीनियर सर लोग थे, उन्होंने जब आयुष मंत्रालय ने जब मतलब जितने दिनों में डिस्क्लोज किया था या जितने दिनों में उन्होंने डायरेक्शन दिया था आर्सेनिक का, हमारे सर लोगों ने जब आया था कोविड, लाइक फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ ऑफ कोविड, तभी उन्होंने बोल दिया था कि ये जो डिजीज है और ये डिजीज जो सिम्टम दे रहा है वो आर्सेनिक एल्बम में आता है. और तब एक था, तब बाकी जो होम्योपैथ्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कुछ कुछ उन्हें उसको अपोज किया है. लाइक होम्योपैथिक बेस्ड इंडिविजुअलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, दिस दैट, बहुत कुछ. कोई बोल रहा था स्पॉन्जिया होगा, कोई बोल रहा था आर्सेनिक एल्बम, फिर कोई बोल रहा था अगर येलो ग्रीनिश कफ होगा तो हेपर सल्फ में जाएगा, कैलीबाई, बहुत कुछ. ऐसे बहुत सारे बातें हो रही थी. लेकिन मैंने आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैव, मतलब मैंने एक दो सर के उनके लाइव अटेंड किया था. वो बोल रहे थे कि कोविड में जो वो होलोस्पियर टेंडेंसी है, जैसे सार्स, सार्स यानी कि सीवियर, सार्स का फुल फॉर्म क्या है मनीष बताओ?
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हाँ, तो उसका जो सिम्टम होगा वो सिम्टम्स उसमें आएगा। आर्सेनिक एल्बम में था, तो ये पहले ही बोल दिया था बहुत सारे सर लोगों ने हमारे। फिर कोई कोई थे, हमारे फैटर्निटी में तो बहुत सारे मतलब भिन्न प्रजाति के हैं, लाइक कोई अच्छा ये तो क्रिटिसाइज भी बहुत करेंगे, फिर एकजुट भी बहुत होंगे। तो बहुतों ने ऐसा भी बोला था कि नहीं ये इंडिविजुअल से नहीं हो रहा है, आप कैसे दे सकते हो स्पेसिफिक रेमेडी, होम्योपैथी में नहीं होता। जब आयुष मंत्रालय ने बोल दिया कि हम इट इज वी आर डिक्लेयरिंग इट एज अ जेनस एपिडेमिकस, तो देन मैनी ऑफ अस हैव सपोर्टेड इट। तब बहुत ने हेल्प की, मतलब सपोर्ट किया था कि चलो होम्योपैथी में आ गया जेनस एपिडेमिकस आर्सेनिक एल्बम। फिर किसी ने बोला कि ये तो डिजीज को नहीं रोकेगा, ये तो इम्यूनिटी को इनहेंस करेगा। तो फिर किसी ने एक्सप्लेन किया कि अरे इम्यूनिटी एनहेंस कर रहा है यानी कि डिजीज को ही एनहेंस कर रहा है। तब तक वैक्सीन नहीं निकली थी, जब तक ये सीन्स जब चल रहे थे। अब नेक्स्ट है फाइंडिंग ऑफ द जनरल रेमेडी इन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एकेडमिक्स। फिर है बाय द असिस्टेंस ऑफ रेपर्टरी, राइट आफ्टर ईच वन ऑफ these symptoms all the remedies that have produced that symptoms. Having in this way gone through the entire schema, begin to eliminate and the remedies that don't give a picture of remedy for practical purposes. See that 6 or 7 remedies run through the picture and therefore are related to the epidemic corresponding to its whole nature. This may be called a group of epidemic remedies for the particular epidemics. Now the remedy will be genus epidemicus prophylaxis. अब कुछ कुछ रेमेडीज हैं जो बोला जाता है कि प्रिवेंटिव काम करता है, उसका एक लिस्ट किया हुआ है। और भी बहुत सारे डिजीजेस के होंगे, बट मतलब मुझे यही 2-3 मिले हैं मैं मेरे हिसाब से। मे बी और भी ज्यादा आप लोग को है तो डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, ब्रेन फीवर में बेलेडोना 200 एवरी वीक फॉर अ मंथ। कैटरेक्ट में कैलकेरिया फ्लोट 2x इवनिंग फर्स्ट डे, और नाइट्रोम्यूर 6x कैलिफॉस and morning and evening. Next is chicken pox. Chicken pox में वेरुलिनम 200, कॉलेरा में कुप्रमेट 230, कोड में एकोनाइट 30 एवरी हाफ एन आवर फॉर 2 आवर्स। और कंजंक्टिवाइटिस तो अभी कुछ लास्ट ईयर कब हुआ था, अगस्त सितंबर में आया था कंजंक्टिवाइटिस, है ना। गुजरात में तो बहुत हुआ, गुजरात पूरा गुजरात कंजंक्टिवाइटिस को हो गया था। मेरे कॉलेज में शुरू के 2 में मैं थी, फिर उसके बाद पूरे क्लास फिर स्टूडेंट सब काला चश्मा लगा के आ रहे थे। एंड मैक्सिमम फिर सबको बेलेडोना, किसी को एकोनाइट, किसी को यूफ्रेशिया, ऐसे ही देना है। नेक्स्ट, फीवर, फ्लू, कोल्ड, चिलीनेस, इन्फ्लुएंजनम, गैस्ट्रोएंटराइटिस, आर्सेनिक एल्बम, हेपेटाइटिस, चिलेडोनियम 6C, जॉन्डिस में मार्क्सोल 200 फॉलोड बाय 3 डोज ऑफ कैलिम्यूर, मलेरिया में मलेरिया ऑफिशिनलिस 200, मीजल्स में पल्सिडिन। अच्छा, सीसीआरएच का एक पेपर निकला था कि जापानीज एंसेफेलाइटिस में जो दार्जिलिंग में बहुत सारे, दार्जिलिंग इज इन प्रोन जोन फॉर जापानीज जापानीज एंसेफेलाइटिस एक्चुअली, जो दार्जिलिंग का एक गांव है या एक एरिया है। तो वहां पे सीसीआरएच का एक स्टडी निकला था कि गिविंग बेलेडोना हैज बीन एक्टेड एज एन प्रोफाइलैक्सिस टू द अदर पीपल्स। टॉन्सिलाइटिस, बैराइटा कफ 200, ट्रेवल सिकनेस कॉक्यूलस 200। अच्छा, एविएशन सिकनेस में भी बेलेडोना आएगा। फिर ट्यूबरक्यूलोसिस में ट्यूबरक्यूलिनम 1m एवरी 3rd मंथ। लास्ट इज हुपिंग कफ, दैट इज पर्टुसिन, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ। तो यही था मेरा आज का प्रोफाइलैक्सिस का। अब बाकी डिस्कस करें तो फिर मेरा नॉलेज भी थोड़ा एनलाइटमेंट हो मुझे भी। थैंक यू, धन्यवाद। सानी सर से सुनना है वैसे, सर क्या बोल रहे हैं, सर के नॉलेज तो ज्यादा ही होगा, और इसीलिए मैंने जल्दी खत्म किया है। आप आ गए इसीलिए देख के। आप पीपीटी को रिमूव कर लीजिए। हाँ सर, कर रहे हैं।
इंटरनेट नेट जो है तो बड़ा इंटरेस्टेड था, जैसे सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना सुना हूँ आप आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ हाँ, मेरा इंटरनेट इंटरप्टेड है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है इंटरनेट में। सर का इन, सर का इंटरनेट प्रॉब्लमेटिक है शायद, इस वजह से उनकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही तो आप बता दीजिए फिर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। है। प्रोफाइलेक्सिस वैसे भी जैसे आपका कितने मतलब एक सेकंड। नहीं ठीक है, आपका approach है, मनीष के मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। आप रुद्राक्षी जी, मैंने जो सुना और लेकिन मैं ठीक से सुना नहीं पूरा, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्टेड था। लेकिन एक बात मैं प्रोफिलैक्टिक्स के विषय में कहना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट के दो है यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि होम्योपैथी में इंडिविजुअल प्रोफिलैक्टिक्स की बात की जाती है, जबकि हम लोग उसको एक प्रोफिलैक्टिक्स के रूप में देखना चाहते हैं, और जो हमारा कम्युनिटी मेडिसिन जो है, कम्युनिटी जो है देखना चाहता है जनरल प्रोफिलैक्टिक्स। जैसे कोई आर्सेनिक को कोविड के लिए कहा गया, और ऐसी बड़ी बहुत सारी दवाइयाँ कही गई हैं अलग अलग के लिए। लेकिन दो तीन बात को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा प्रोफिलैक्टिक्स के संबंध में, कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न है। तो उसमें हम लोगों को बचाव करने के लिए अगर पहले से प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन का लेवल भी अलग अलग होगा। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगा, एक सीजनल अप्रोच होगा, एक ये होगा। तो और प्रोफिलैक्टिक्स का बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो आपका इम्यूनिटी से है। तो आपका इम्यूनिटी कैसे डेवलप करता चला जाएगा, तो अपने आप में प्रोफिलैक्टिक्स होगा। और क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, तो कहते हैं कि जैसे कोई बच्चे को बार बार खांसी का टेंडेंसी है या कुछ ऐसा है, अगर उसके बैकग्राउंड में अगर होलिस्टिक अप्रोच में ये ट्यूबरकुलिज्म आता है, तो ट्यूबरकुलिज्म दे देने से उसका वो लाइफ लॉन्ग प्रोफिलैक्टिक्स का काम करने लगता है। लाइफ लॉन्ग यहाँ की बात इतनी है कि कुछ समय के लिए लाइफ लॉन्ग प्रोफिलैक्टिक्स यहाँ पर काम करता है, डेवलप कर सकता है। तो इसी तरह से हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जनरलिस्टिक अप्रोच में जाएंगे तो हम लोग जो सोसाइटी का नीड है, समाज का जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से भी हम लोगों को सोचना पड़ता है। क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन में और जब कोई एपिडेमिक फैलता है, तो उस समय में प्रोफिलैक्टिक के लिए एक जीनस जीनस एपिडेमिक का अप्रोच मैं सुन रहा था कि आप बता रही थी। जीनस एपिडेमिकस के विषय में भी एक बात को सोचना पड़ेगा। जीनस एपिडेमिकस हमेशा फिक्स्ड नहीं होता है, हमेशा चेंजेबल होता है। जैसे 2020 में अगर कोविड हुआ, तो उसका ये कोई जरूरी नहीं है 2021 में जो कोविड हुआ था दोनों जीनस एपिडेमिक एक ही होगा। क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो वायरस के या बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन है वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, और म्यूटेट कर दिया तो म्यूटेट करने के बाद में उसके जो रेजिस्टेंस पावर जो है चेंज हो जाते हैं, और उसको रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए के साथ में आपके अंदर में इम्यूनिटी लेवल का जो है एडजस्टमेंट जो है डेवलप होगा। इसलिए हमेशा हर एक महामारी में, हर एक एपिडेमिक में, हर एक सीजनल समय में एक और सीजनल एंड रीजनल दोनों बात को ध्यान पर रखना पड़ेगा। रीजनल जैसे कि मैं पटना में हूँ, आप बनारस में हैं, आप बड़ौदा में हैं, तो ऐसा नहीं है कि तीनों जगह का एक ही जीनस एपिडेमिक हो जाएगा, क्योंकि रीजनल वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन और कम्युनिटी वेरिएशन, ये तीनों वेरिएशन थोड़ा किया है। मैं इस पर एक काम कर रहा था, और ये काम जो है तो मेरा बीड में हुआ, महाराष्ट्र में। वहाँ पर मैंने
मैंने इस चीज को देखा और इस चीज को बहुत पहले की बात में 30-40 साल पहले की बात में बोल रहा हूँ। उस समय में जीनस एपिडेमिकस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट को डाला गया था, वहाँ पर इस तरह का ये अप्रोच है। तो ये जीनस एपिडेमिकस फॉर द कम्युनिटी पर्पस बट फॉर द इंडिविजुअल पर्पस, दो बात, क्योंकि होम्योपैथिक इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से हमको जो जीनस एपिडेमिकस खोजना पड़ेगा वह आपको बहुत ही उसके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रेंथन करता है। और कम्युनिटी मेडिसिन का जो है वो लोकल जैसे एक्यूट कंडीशन को आने से बचने के। एक तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक बायोकेमिक में एक दवा है नेट्रम कैलीम्यूरिटिकम, और कैलीम्यूरिटिकम को मैंने देखा कि एंटी टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके बहुत होते हैं, इसलिए मैं जब सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, और कुछ लोग अलग अलग भी करते हैं, और मैं कैलीम्यूर का बहुत अच्छा इफेक्ट भी देखा हूँ। जैसे मेरे कुर्जीहोली फैमिली हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ, तो उस समय में ये जो अभी कोविड का था, तो मैंने कहा कि कैलीम्यूर बात, और कैलीम्यूर जिसको दिया गया उसमें से मैक्सिमम लोगों को ये इफेक्ट नहीं हुआ। ये मैं मेरा अनुभव है, मैं अपने ढंग से इसको देखा हूँ कैलीम्यूर का। ये मैंने मेरे पिताजी भी कहते थे कि कैलीम्यूर का इफेक्ट किया है तो आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन का इफेक्ट होता है। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कैलीम्यूर आपसे सहमत हूँ या ना हो, लेकिन एक बात है इसके अंदर में कैलीम्यूर में एंटी टॉक्सिक करता है, बॉडी को क्लीनिंग में करता है। उसी तरह से होम्योपैथी में नेट्रम म्यूरिटिकम भी है। नेट्रम म्यूरिटिकम को भी हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वह उसको हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मैं बोल दिया कि कैलीम्यूरिटिकम तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलीम्यूरिटिकम फिक्स हो गया है, उसको इंडिविजुअल लेवल पर जाना चाहिए। यही होम्योपैथी का सबसे बेहतरीन दृष्टिकोण होगा, और इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को प्रोफिलैक्सिस। और रुद्राक्षी जी, आप चूंकि अभी टीचिंग लाइन में हैं और बड़ौदा में काम कर रही हैं, तो इसी तरह के कोई आप अपने प्रोजेक्ट को टेकअप कीजिए। आप किस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ पर? अपने के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट को टेकअप कीजिए जीनस एपिडेमिकस का, और वो सर्वे कीजिए, और उसको आपको स्टडी करने में भी मदद मिलेगा, लोगों को भी जानकारी होगा। और मैं जो इसको अनुभव किया हूँ, क्योंकि जीनस मेडिकल एपिडेमिकस पर मुझे काफ़ी काम करने का समय मिला था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोगों के साथ में, क्योंकि मैं पटना में रहता था, तो मैं फ्रिक्वेंट विजिट करता था महाराष्ट्र में, और वहाँ पर मुझे इस चीज़ का अनुभव मिला। तो एक हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा जो सोशल कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स है, हमारा इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है, इस दोनों बात को ध्यान में रखना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि कल्याण स्वरूप जी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो कल्याण स्वरूप जी भी कुछ इस पर अपना विचार व्यक्त करें प्रोफिलैक्टिक्स के विषय। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। सर, प्रोफाइलेक्सिस के अंदर हम लोग जब पढ़ते हैं तो कंट्रोवर्सी तो हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है। हम एक तरफ कहते हैं ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, और दूसरी तरफ जब हम प्रोफाइलेक्सिस की ट्रीटमेंट करते हैं तो डिजीज के अनुसार हम मेडिसिन का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है कि ये सोच हमारी होम्योपैथिक दृष्टिकोण से गलत है। अगर प्रोफाइलेक्सिस कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को दिया जाए तो हम समझते हैं कि किसी भी डिजीज को प्रोफाइलेक्सिस के रूप में उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज सर, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आपने भोपाल गैस कांड को सुना होगा। भोपाल गैस कांड के अंदर बहुत लोग मरे थे, बहुत घर के लोग मर गए थे, मगर एक गूगल पर जाकर के आप देख लीजिएगा इस चीज को, एक घर के लोग जीवित रह गए थे। क्यों? कि सुबह 4 बजे उठ करके वो यज्ञ कर रहे थे, हवन पूजा कर रहे थे। तो मेरे समझ से आता है कि बेस्ट प्रोफिलैक्सिस अगर पूछा जाए तो हवन यज्ञ से अच्छा कोई प्रोफिलैक्सिस नहीं है। उससे हम चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं।
आपके घर में अगर किसी को टीबी हो और हवन करिए, उसमें गूगल का यूज करिए, तो आपका टीबी आराम हो सकता है। इस तरह से कई ऐसी बीमारियां हैं जो हवन और यज्ञ से भी ठीक होती है, जिसको हम बिलीव करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। मगर हम देख चुके हैं कि नजदीक से, और गूगल पर भी जाकर के देखेगा तो आपको पता चलेगा। तो बेस्ट प्रोफिलैक्सिस अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, क्लासिकल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दीजिए, अकॉर्डिंग टू डिजीज दीजिए। ये मेरा मत नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं सर। सर भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो केस हुआ था उसमें तो सर मतलब वायु में दूषण मिलाया गया था ना सर। बहुत लोग मरे थे, सिर्फ एक घर के आदमी नहीं, जिंदा रह गए थे। हाँ सर पता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ था। तो वहां पे यज्ञ जो था, यज्ञ का जो उसके घर पे, वो उनके एरिया मतलब उनके घर पे वो वाला वायु जो था वो सर्कुलेट ज्यादा हो रहा था। और जो नहीं नहीं प्रदूषण नहीं का नहीं, वो नहीं, वो हमको जो गूगल में देखे हैं, गूगल की बात बता रहा हूँ। उस घर में सुबह 4 बजे से यज्ञ हो रहा था, इसलिए उस फैमिली में कोई डेथ नहीं किया। हाँ और सर, आप सुनिए, सुनिए आपको बताते हैं, हवन में जो घी का यूज किया जाता है ना, जिस घी को हम जलाते हैं, उससे 100 ग्राम यूज से 10 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। 100 ग्राम घी से। अगर 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 जग के ऊपर जाइएगा तो जग से हमारी बहुत बड़ी बीमारियां को ठीक करने की ताकत हमारे हैं, और हम उस पर बिलीव करते हैं। सर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका बिलीव नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि भोपाल हाँ गैस ट्रेजेडी में जो डिजीज हुआ था उसका कॉज था हाँ, एयर पॉल्यूशन। नहीं तो गैस एयर कांड के था ना, वो तो काउंस किसी ने, तो गैस कांड हुआ था ना। सर गैस तो वायु ही होती है ना, तो वो तो वायु हाँ दूषण ही तो हुई ना। दोनों लोग बातें एक ही बोल रहे हैं, बस कंफ्यूज्ड हैं, मतलब शायद वो कम्युनिकेशन हाँ, गैप आ रहा है, बस बातें लेकिन एक ही इसका बोल रहे हैं मतलब दोनों लोग। ये नहीं है कि सारे जो डिजीज होंगे उसके जेनेस एपिडेमिकस गलत है। नहीं नहीं, हमारे हवन में जो बहुत सी चीज यूज किया जाता है, जैसे गूगल्स है और भी तरह के जो हवन में किया जाता है, वो हर एक डिजीज को हर एक तरह से आराम करने के लिए उसमें क्रिया है। आप एक कॉमन चीज बताता हूँ, अगर किसी को टीबी हो, और टीबी में होने के बाद में एक देखते हैं, एक बकरी में एक होता है बोका, होता है जो बकरा कहलाता है। अगर उस पेशेंट के पास अगर उसको बांध दिया जाए तो उसमें बहुत स्मेलिंग होती है, बहुत बदबू होती है, मगर उसमें कम से कम टीबी के कीड़े को मारने की शक्ति है, जिसको सर हम नहीं फॉरेन अगर जानते क्या हैं। होगा आप जानने की कोशिश करिए, वो आराम हो जाता है, टीबी का पेशेंट आराम हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन आराम हो जाएगा, अगर उसके उसके गंध के ऊपर उसको वहां पर रख दिया जाए पेशेंट को हमेशा के लिए। बहुत सी चीज हम लोग भूलते चले जा रहे हैं कि हम लोग का खान पान इतना खराब होते चला जा रहा है। हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, जमीन पर बैठ के नहीं खाते हैं। बीमारी का कारण तो खुद पैदा कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। अभी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पे डिस्कशन को। हम लोग की रेपर्टरी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो वैक्सीनेशन के हिसाब से दी जाती हैं। हम लोग की रेपर्टरी में बहुत सारी मतलब बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो प्रोफाइल एक्सेस के बेसिस पे हैं। मैं उनमें से कुछ डिस्कस करना चाहूंगा बीइंग अ रेपर्टरी स्टूडेंट। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पर्ट्यूसिस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्ट्यूसिनम है ऑब्वियसली। जैसे हम बात करें कि अगर मलेरिया किसी जगह पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हम रूब्रिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ, तो जो रूब्रिक्स में मेडिसिन है सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे किसी जगह पे मलेरिया बहुत फैला हुआ है और आप उस जगह पे जा रहे हैं अगर, तो मलेरिया जिस जगह पे फैला उस जगह पे जाने से पहले रूब्रिक बोलेगा कि नाट्रम म्यूर लीजिए। और अगर आप उस जगह पे हैं और उस जगह पे रहने के बाद अगर आपको मलेरिया से डर लग रहा है तो आप आर्सेनिक लीजिए। सो रूब्रिक्स ने भी हाँ काफी कुछ क्लियरली बताया हुआ है। जैसे अभी सन स्ट्रोक चल रहा है बहुत इजीली, तो सन स्ट्रोक के लिए सिंथेसिस रेपॉजिटरी बोलती है कि इलेक्स मेट, देयर इज अ मेडिसिन नेम्ड आइलेक्स मेट, ILEXMAT। तो इलेक्स मेट लेने से सन स्ट्रोक का प्रोफाइलेक्सिस हो सकता है। बेलाडोना फॉर हाइड्रोफोबिनम है कि अगर किसी को वाटर से फियर लगता है तो हाइड्रोफोबिनम इज अ मेडिसिन फॉर दैट। देन अगर किसी के ब्लड में बहुत इन्फेक्शन है, यानी कि पायेमिया के कंडीशन में, प्रोफाइलेक्सिस आर्निका को लिखा हुआ है कि आर्निका कैन बी यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस फॉर दैट। उसके अलावा फिर फ्यूमारिकम एसिडम, अगर एम्बोलिज्म के लिए हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके रूब्रिक में प्रोफाइलेक्सिस जो लिखा है वो फ्यूमारिक एसिड को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब इसमें बहुत बार अगर हम रूब्रिक्स को भी चेक करें
तो इसमें बार बार हर डिजीज के लिए, मैक्सिमम डिजीजेस के लिए कहीं ना कहीं वो चीज लिखी हुई है। तो प्रोफाइलेक्सिस कहीं ना कहीं होम्योपैथी में भी एज अ कल्चर था, लोगों ने इस चीज पे स्टडी की है, इस चीज पे रिसर्च किया है, तो वो चीज काफी कुछ सिखाने को, काफी कुछ सिखाती है। एंड बीइंग डिस्कस्ड अभी एस्ट्राजेनेका का जो चल रहा है कोविड का, कि को एस्ट्राजेनेका ने जो दिया उससे एम्बोलिज्म हो रहा है और ये चीजें हो रही हैं। अब इसमें मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग है, कि एस्ट्राजेनेका ये बोलता है कि 0.1% लोगों को हो सकता है, इससे जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 0.1% को हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, देन वी आर, इफ वी आर 100 करोड़, देन 0.1% इज अ वेरी लार्ज नंबर। अभी जैसे ये जो केसेस इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि 16 इयर्स के बच्चे डांडिया में नाच रहे हैं, सडनली फेंट ऑफ हो गए, गिर के हार्ट अटैक आया, मर गए। किसी जिम में 35 इयर्स के लोग वर्कआउट कर रहे हैं और सडनली उनको हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो आप किसको ब्लेम करेंगे? बीइंग अ कंडीशन जहाँ पे एस्ट्राजेनेका साफ साफ आगे से बोल रहा है कि हम एम्बोलिज्म कॉज कर रहे हैं, तो वहां पे आप ब्लेम किसको करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ने खुद आगे से चल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये चीज एक एक क्या कहते हैं कि ऐसे केसेस हम बार बार देख रहे हैं, और उसके बाद सडनली फिर ये चीज सामने भी आ गई कि एस्ट्राजेनेका खुद बोलता है कि हमने एम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं Excuse me, हमारी Dr. हमारे Manish, वैक्सीनेशन के trying साइड to इफेक्ट। wind up the session, please. Let us यस start सर, the. आई एम, Yeah. यस सर, यस सर। And saying this, this is the time for session to be over. हिंदी सेशन इस तरीके से समाप्त होता है। थैंक यू डॉक्टर रुद्राक्षी हमारे बीच आने के लिए और इस तरीके से हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। आज का आपका ज्ञान वैक्सीनेशन के बारे में था और प्रोफाइलेक्सिस के बारे में था, हमें काफी कुछ सीखने और समझने को मिला, सो थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर द इंग्लिश सेशन, सो ओवर टू डॉक्टर मनोज सर। Thank you everybody for participating in the Hindi session. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome the 1341st day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute.